आज का हमारा टॉपिक है वैलेंसी। इस टॉपिक में कुछ वर्ड्स हैं जैसे एलिमेंट्स, एटॉमिक नंबर। एलिमेंट्स में भी लिखा हुआ है हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम। ये सब क्या है, एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, इन सब को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा एटम। ये एटम क्या है? तो कोई भी चीज चाहे हमारे सामने लिविंग है या नॉन लिविंग है, वो सब किसके बन के बने हैं? एक सिंगल यूनिट के, और वो सिंगल यूनिट है एटम। जैसे ये वॉल है, ये वॉल भी छोटी छोटी ब्रिक्स से मिलके बनी है। ऐसे ही कोई भी चीज, कोई भी मटेरियल एटम से मिलके बना है। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि एटम क्या होता है। अगर मैं एटम की स्ट्रक्चर बनाऊं तो दिस इज एन एटम। इस एटम के अंदर भी क्या कुछ है? ये एटम भी क्या किसी और पार्टिकल से मिलके बना है? क्योंकि इस एटम को हम और ज्यादा छोटा डिवाइड नहीं कर सकते, इसीलिए ये सबसे छोटी या स्मॉलेस्ट पार्टिकल कहलाता है। अब ये एटम भी तीन चीजों से मिलके बना है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। ठीक है। सो एटम का जो सेंटर मोस्ट पार्ट है उसके अंदर हमारे प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, और जो इसका ये हॉलो पार्ट होता है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं, ये हैं इलेक्ट्रॉन्स। अब मैंने ये ई पी एन ये सब क्या लिखा, ये समझो कि किसी भी एटम के अंदर तीन पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोलते हैं, जिसमें एक का नाम है इलेक्ट्रॉन, एक है प्रोटॉन और एक है न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को ई से हम डिनोट कर सकते हैं, जैसे किसी का भी नाम है, जैसे एटम का नाम है तो इसका इनिशियल लेटर है ए, तो अगर मैं ए लिख दूं इसका मतलब मैंने एटम लिखा। ऐसे ही अगर इस इलेक्ट्रॉन को मुझे शो करना है तो मैं स्मॉल ई से शो करती हूँ। इफ स्मॉल ई अगर मैं कहीं लिख रही हूँ उसका मतलब है इलेक्ट्रॉन। अगर मैं प्रोटॉन लिखना है तो इतना बड़ा प्रोटॉन लिखने की जगह मैं स्मॉल पी से इसको डिनोट कर देती हूँ, स्मॉल पी, पी फॉर प्रोटॉन। ऐसे ही अगर मुझे न्यूट्रॉन लिखना है तो मैं उसको स्मॉल एन से लिख दूंगी, स्मॉल एन न्यूट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसी भी एटम के अंदर मिलते हैं, ये उनके छोटे छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। तो ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ये इस एटम के सेंटर पार्ट में रहते हैं, और बाकी का जो पार्ट है वो हॉलो है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हमने लिखा है कि इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, उसके पास कोई चार्ज नहीं है। जब हम वैलेंसी चार्ट देखते हैं तो वहां पर भी कुछ चार्जेस हमें शो होते हैं। तो ये सब क्या है और ये वैलेंसी क्या है? तो एक्चुअली में जो एटम है वो किसी न किसी के साथ मिलके रहना चाहता है, उसका नेचर है कि वो फ्री स्टेट में नहीं रह सकता। तो एटम जब किसी दूसरे एटम के साथ मिलके रहेगा तब वो क्या बनाएगा? मॉलिक्यूल बनाएगा। तो एटम्स के ग्रुप यानी कि दो या दो से ज्यादा जब एटम मिलेंगे तो वो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। अब ये मॉलिक्यूल्स क्या है, ये क्यों बनाने हैं? जैसे मान लो वाटर, वाटर का फॉर्मूला आप लोग पढ़ते हो, तो वाटर का फॉर्मूला है H2O। इसका मतलब क्या है कि दो हाइड्रोजन है हमारे पास एटम, H2 मतलब दो हाइड्रोजन के एटम है, O के नीचे कोई नंबर नहीं है तो 1 हम मानेंगे कि 1 है, अगर कोई नंबर नहीं है तो। ऑक्सीजन कितना है? 1, यानी कि दो हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन का एटम जब मिलेगा तो वो दोनों मिलके क्या बनाएंगे? वाटर बनाएंगे, H2O बनाएंगे। ऐसे ही जब हम लिखते हैं जैसे NaCl, ये क्या है? सोडियम, और ये क्या है? क्लोरीन। तो ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? सोडियम क्लोराइड, जिसे जैसे हम सॉल्ट भी बोलते हैं, नमक जो आप यूज करते हो। तो ये सब क्या है? ये मॉलिक्यूल्स हैं, और एक ये आपने पर्टिकुलर रेशियो में डाले हैं इसीलिए इनको आप कंपाउंड भी बोलते हैं। ये सब हम डिटेल बाद में पढ़ेंगे। बेसिकली हम टॉपिक पे आते हैं कि ये जो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, सोडियम है, क्लोराइड है, ये हमें कहाँ मिलेंगे, और इनका ये एटॉमिक नंबर जो इसमें लिखा हुआ है, ये एटॉमिक नंबर क्या है, और ये वैलेंसी क्या है। तो ये एक पीरियोडिक टेबल है जिसमें जितने भी एलिमेंट्स अभी तक हमें मिले हैं, एलिमेंट्स मतलब आप समझो एटम्स। ठीक है। तो ये एटम हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब आपको कहाँ मिलेंगे? इस पीरियोडिक टेबल में मिलेंगे, और ये इस पीरियोडिक टेबल में एक सीक्वेंस में अरेंज्ड है, और इनका ये जो सीक्वेंस है 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5, आप इस ब्लॉक में अंदर देखोगे तो सारे नंबर्स लिखे हुए हैं, 7, 8, 9, 10,
जो इनका सीक्वेंस है वो इनका एटॉमिक नंबर है, इन्हें इनके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग ही इस सीक्वेंस में रखा गया है। तो आप यहाँ से इनका एटॉमिक नंबर देख सकते हो। तो अब एटॉमिक नंबर तो मान लो आपको यहाँ पता चल गया, जैसे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है इसमें 8। तो अब मैं अगर अपनी वैलेंसी चार्ट में देखूं, मैंने यहाँ पे थोड़े से ही लिखे हुए हैं, बहुत सारे मैं एक साथ नहीं दिखा सकती। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है, एटॉमिक नंबर किसका क्या है और उस एलिमेंट का सिंबल क्या है। अब सिंबल कैसे याद रखना है, जैसे हाइड्रोजन, हर एलिमेंट का जो इनिशियल लेटर है ना वही उसका सिंबल है। जैसे हाइड्रोजन का H, कार्बन का C, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O। अब यहाँ पे सोडियम का गड़बड़ है, देखो सोडियम का N है। तो कुछ वर्ड्स हैं यानी कुछ एटम्स यानी एलिमेंट्स हैं जिनका जो लैटिन वर्ड से डिराइव हुए हैं। जैसे सोडियम का Na लिखा हुआ है, तो Na से होता है नेट्रियम, नेट्रियम, तो उसको Na ले लिया उसका स्टार्टिंग में, ठीक है, लेकिन जो उसका केमिकल नेम चल रहा है वो सोडियम ही चल रहा है। तो कुछ वर्ड्स हैं जो ऐसे याद रखने पड़ेंगे। नियोन का Ne, अब क्लोरीन का C है तो यहाँ Cl क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ऑलरेडी C से एक वर्ड आ रखा है, कार्बन, C से कार्बन, तो अब इसका Cl क्यों लिया। तो अगर कोई कुछ वर्ड्स ऐसे हैं, कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो C से ही नाम है, या मतलब एक ही वर्ड से इनिशियल लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं और 2-3 हैं, जैसे कार्बन, एक है क्रोमियम, एक है क्लोरीन। अब इन तीनों का इनिशियल लेटर तो C है, तो कैसे डिफरेंस करोगे अगर आप तीनों के लिए C ही यूज करोगे सिंबल। तो सबसे पहले था कार्बन, तो उसको फर्स्ट लेटर दे दिया। दूसरे नंबर पे जो हमें मिला वो था क्रोमियम, तो उसको इनिशियल 2 लेटर्स दे दिए, इसलिए क्रोमियम का है CH। अब थर्ड, इसमें भी CH है, तो फिर इसका सेकंड छोड़ दिया, इसको फर्स्ट और थर्ड लेटर से सिंबलाइज कर दिया Cl, इसीलिए क्लोरीन का है Cl, ठीक है। तो ये आपको आसानी से याद हो जाएंगे और इसमें टेबल में नीचे उनके नाम लिखे भी हुए हैं। तो एलिमेंट्स यानी कि उनका नाम, उनका सिंबल और उनका एटॉमिक नंबर, ये आपको याद करना ही है, ठीक है। और 7th 8th क्लास में फर्स्ट 30 तक ही पूछे जाएंगे, उसके बाद आपसे नहीं पूछे जाएंगे। उसके लिए फिर आगे जब हम सीनियर क्लासेस में जाएंगे 9th 10th में, तब फिर और डिटेल पढ़ेंगे। अभी आप फर्स्ट 20 या फर्स्ट 30 तक याद कर लो, वही ठीक है, ठीक है ना। उसके बाद वैलेंसी, वैलेंसी याद करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है कि ये वैलेंसी एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, वैलेंसी डिफरेंट है। वैलेंसी एक्चुअली में है क्या, वैलेंसी है कि जो भी एटम है वो अपने कितने इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर सकता है, तो उसकी शेयरिंग कैपेसिटी कितनी है ना, वो कैसे समझनी है वो मैं आपको बताती हूँ। एक फॉर्मूला याद रखना है, उस फॉर्मूले के थ्रू आप जो है वैलेंसी निकाल सकते हो, आपको रटनी नहीं पड़ेगी, आपको बस एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। तो जब आप 1-2 बार इस पीरियोडिक टेबल में से सबके एटॉमिक नंबर लिख लोगे, उनके सामने याद कर लोगे, तो फिर ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगे और आप उनकी वैलेंसी निकाल पाओगे। इसके लिए आपको ये याद रखना है कि हर एटम का एक एटॉमिक नंबर है, जो अभी आपको पता चल गया, आपने यहाँ पे पढ़ा है, सबके आगे सबका एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, ये आपको याद है, मैं मान के चल रही हूँ। तो जितने भी एटॉमिक नंबर होते हैं वो होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर, यानी किसी भी एटम का जो एटॉमिक नंबर होगा उसके अंदर उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे और उतने ही नंबर प्रोटॉन्स के भी होंगे, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला है, ये याद रखना है हमेशा कि जितने एटॉमिक नंबर है उतने ही उस एटम के पास इलेक्ट्रॉन है और उतने ही उसके पास प्रोटॉन्स हैं। अब अगर मैं यहाँ पे वापस देखूं तो हर इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है, उसका नेचर है नेगेटिव और प्रोटॉन का नेचर है पॉजिटिव। तो जो वैलेंसी निकालते हैं वो क्या है कि कोई भी एटम, क्योंकि वो अकेला नहीं रह सकता, उसे किसी न किसी के साथ मिलकर रहना है, और किसी के साथ मिलकर रहने के लिए जो चीजें देनी है या लेनी है, कुछ पार्टिसिपेट करना है, एक दूसरे को कुछ बेनिफिट पहुंचाना है, तभी वो एसोसिएशन में रहेगा। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ही बाहर मूव कर रहे होते हैं, ठीक है, इनको बोलते हैं ऑर्बिट, है ना। तो जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं वो ही एक दूसरे को कुछ ना कुछ फायदा पहुंचाते हैं या एक दूसरे से मिलके रहते हैं। तो इनके जो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है, उस इलेक्ट्रॉन के नंबर को हम ब्रेक करके देखते हैं, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है।
अब बड़ी क्लास में आप इसका पूरा फॉर्मूला पढ़ोगे, अभी मैं केवल आपको इतना बता रही हूँ कि आपको इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे करनी है, 2 8 8 8 ऐसे इनको ब्रेक करना है इसके एटॉमिक नंबर को। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है 8, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8। तो अब ये रूल आपको फॉलो करना है कि वैलेंसी निकालने के लिए आपको उसके एटॉमिक नंबर को, जिसको मैं बोल सकती हूँ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है। क्यों? क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 8 है। ये हमने क्या लिया है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, यानी कि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं 8। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन मुझे किस फॉर्म में करना है, इस फॉर्म में करना है। रूल है, आगे हम पढ़ेंगे 11th क्लास में, अभी हमें बस इतना समझना है। तो 8 को डिवाइड करने के लिए सबसे पहले मुझे 2 नंबर देने पड़ेंगे। 8 में से मैंने 2 दे दिए, तो अब मेरे पास कितना नंबर बच गया 6। तो अब सेकंड स्टेप पे मैं कितने नंबर दे सकती हूँ, मैं 6 ही दे सकती हूँ, क्योंकि 8 में से 2 दे दिए, 8 में से 2 दे दिए तो 6 बचे, तो 6 मैंने यहाँ पूरा दे दिया। इस सेकंड स्टेप में मुझे कितने इलेक्ट्रॉन्स देने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स देने हैं। क्यों 8 देने हैं? क्योंकि जब तक ये नंबर कंप्लीट नहीं होंगे तब तक एटम स्टेबल नहीं रह पाएगा। उसको स्टेबल रहने के लिए इन नंबर्स को कंप्लीट करना पड़ेगा। शेयरिंग कर रहे हो ना, तो पहले 2 दोगे, फिर 8 दोगे, फिर 8 दोगे। अगर आपके पास कम है, आपके पास कितने बचे, 2 आपने दे दिए 8 में से, अब आपके पास 6 ही बचे, तो अब आपने पूरे 6 दे दिए, क्योंकि 8 से ज्यादा नहीं दे सकते, 8 से कम तो आप रख सकते हो। अब इस 8 को कंप्लीट करने के लिए इसको बोलते हैं ऑक्टेट रूल। ठीक है, क्योंकि 8 माने ऑक्टा, ऑक्टा मींस 8 नंबर। तो इस ऑक्टेट को पूरा करने के लिए अभी आपको कितना चाहिए, आपके पास तो 6 ही है लास्ट ऑर्बिट में, तो आपको इस 8 को कंप्लीट करने के लिए 2 नंबर और चाहिए। तो अब या तो आप इसको 2 नंबर दोगे, या इससे पूरा का पूरा 6 ले लोगे कि आपका फर्स्ट स्टेप तो कंप्लीट है, कम से कम आप फर्स्ट स्टेप में स्टेबल रहो। लेकिन 6 नंबर किसी को देना ज्यादा आसान होगा इसके लिए, ऑक्सीजन के लिए, या किसी से 2 लेकर अपना 8 कंप्लीट करना ज्यादा आसान होगा, 2 लेकर 8 कंप्लीट करना ज्यादा आसान होगा। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स किसी से लेगा, किससे लेगा, जिस भी अपने आसपास के इलेक्ट्रॉन एटम के साथ मिलके रह रहा होगा, उससे एसोसिएट करेगा। तो उससे बोलेगा कि मेरे 2 इलेक्ट्रॉन अगर आप मुझे दे दोगे, क्योंकि मेरे पास इस ऑक्टेट को पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो फिर इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा और ये स्टेबल रह पाएगा। इसलिए ये 2 इलेक्ट्रॉन अपने आसपास वाले एटम से बोरो करेगा। क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन बोरो करेगा और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसलिए हम इस ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज दिखाएंगे, ऐसे -2। तो अब अगर मैं इधर देखूं तो इसकी वैलेंसी क्या है, -2, ये देखो, ठीक है ना। तो अब इसकी ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 क्यों होती है, आपको समझ आई। अब अगर मैं एक और एग्जांपल लूं, जैसे एक और समझते हैं फिर से ना, मान लो अभी मैंने एग्जांपल लिया नाइट्रोजन। ठीक है, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना था, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना ही पड़ेगा, तभी वैलेंसी पता चलेगी। क्योंकि आप बोलो कि ऑक्टेट पूरा करने के लिए 7 है तो एक और चाहिए 8, नहीं, पहले स्टेप बाय स्टेप चलना है। पहले स्टेप में 2 देने ही पड़ेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप करोगे तो 7 में से पहले इसको 2 दे दिए, अब 7 में से 2 चले गए तो कितना रह गया 5, तो आप यहाँ पे 5 लिखोगे सेकेंड स्टेप में। तो अब इसे 8 कम, सेकेंड स्टेप में तो 8 होने चाहिए, लेकिन आपके पास कितने हैं 5 हैं, तो इस 8 को कंप्लीट करने के लिए कितना और चाहिए आपको 3 चाहिए। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन फिर किसी से बोरो करेगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन बोरो करेगा, तो इलेक्ट्रॉन के नंबर कितने हो जाएंगे इसके ऊपर -3, यानी कि ये 3 इलेक्ट्रॉन किसी से बोरो कर रहा है, इसलिए इसकी वैलेंसी क्या है, इसकी वैलेंसी -3। चेक करें यहाँ पे, देखो -3 हो गई ना याद। तो याद में रटना नहीं है, समझना है बस। देखो कितना आसान है। अब जैसे मान लो ये सोडियम का चेक करते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है 11। अब 11 को ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तो 11 को सबसे पहले स्टेप पे 2 देने हैं, तो 2 दे दिए। अब 11 में से 2 गए तो 9,
अब यहाँ तो 9 ज्यादा हो जाएगा तो आपको 8 ही देना है, 8 से ज्यादा नहीं दे सकते हो, कम तो जितने अपने रखने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आप 8 दोगे, 8 दे दिया। अब 2 और 8 होता है 10। अब इसके 11 के पास कितना बचा, 1। तो थर्ड स्टेप में जाएगा 1। थर्ड स्टेप में भी कितना कंप्लीट करना है, ऑक्टेट पूरा करना है 8, लेकिन इसके पास तो एक ही है। अब अगर ये किसी और एटम के साथ एसोसिएट करेगा तो इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए चाहिए 8। तो अब ये इसके पास है 1, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स या तो ले किसी से, या अपना 1 किसी को दे दे और अपना ये जो ऑक्टेट पूरा हुआ है इसी में खुश रहे। तो इसके लिए 1 देना आसान है कि 7 नंबर लेना आसान है, 1 देना ज्यादा आसान है। तो ये 1 अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो जब ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसके पास क्या रहेगा, 2 और 8। तो क्योंकि इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दिया है तो इलेक्ट्रॉन के नंबर इसके पास कम हो गए, तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इसीलिए सोडियम के पास हम पॉजिटिव लिखते हैं। कितना इलेक्ट्रॉन दिया, 1 दिया, इसीलिए इसकी वैलेंसी क्या है, +1। ठीक है, अब चेक करते हैं, वहां पे देखो, हाँ देखो यहाँ पे भी कितनी है, +1। समझ में आया कि क्यों उस तरीके से हमने लिखा हुआ है -1 +1। तो आप ये समझो कि ऑक्टेट होता है 8 और इसका एक मिडिल नंबर निकालेंगे 4। तो अगर 4 से कम नंबर है इसके पास तो ये किसी न किसी को दे देगा, वो ज्यादा आसान है 8 तक जाने के बजाय। और अगर 4 से ज्यादा नंबर है 5, 6, 7 तो फिर इसको लेना ज्यादा आसान है, तो फिर ये लेगा किसी न किसी। तो जब इलेक्ट्रॉन्स लेगा तो इलेक्ट्रॉन्स के नंबर बढ़ेंगे, यानी कि नेगेटिव चार्ज हम शो करेंगे। और जब ये किसी को दे देगा अपने एक्स्ट्रा तो ये पॉजिटिव साइन शो करेगा, जो एक्चुअली में प्रोटॉन का होता है। तो टेक्निकली अगर हम सोच समझेंगे ना तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होते हैं। तो अगर 8 नंबर है इलेक्ट्रॉनिक नंबर, यानी इलेक्ट्रॉन्स का नंबर 8 था, तो प्रोटॉन भी मेरे पास 8 थे। अब मैंने अगर 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो इलेक्ट्रॉन्स के नंबर कम रह गए, प्रोटॉन के ज्यादा हैं इसके मुकाबले, है ना। तो इसलिए प्रोटॉन का चार्ज शो करूंगी। तो कोई नहीं, ये बाद में समझेंगे, अभी बस ऐसे ही समझो सिंपल तरीके से कि अगर इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा तो इलेक्ट्रॉन्स के नंबर बढ़ेंगे, इसलिए जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेगा उतना ही इस पे हम नेगेटिव चार्ज शो करेंगे, वो इसकी वैलेंसी कहलाएगी, द कंबाइनिंग कैपेसिटी। देखो यहाँ लिखा है वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, कि कोई भी एटम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से लेकर या देकर कंबाइन कर रहा है। द नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बाय एन एटम, यानी पूरा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं काउंट होगा वैलेंसी में, कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद उसके पास अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, कितने इलेक्ट्रॉन वो किसी दूसरे को दे रहा है या कितने इलेक्ट्रॉन किसी से ले रहा है, वो जो उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी है वही उसकी वैलेंसी कहलाएगी। ठीक है, अब जैसे मैं एक और एग्जांपल देती हूँ आपको, तो आप और अच्छे से थोड़ा कोरिलेट कर पाओगे। जैसे एक आप पढ़ते हो सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक है। NaCl को अगर हम ब्रेक करके देखें, ये है सोडियम और ये है क्लोराइड। अब अगर पूछे इनकी वैलेंसी क्या है तो कैसे बताएंगे, तो देखो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11। तो 11 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 2, 8, 1, अब तो कर सकते हो ना। अब मैं दूसरा देखती हूँ क्लोरीन Cl का कितना होता है, 17। अब इसको अगर मैं ब्रेक करती हूँ तो 2, 8, 7। अब देखो यहाँ पर इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक की कमी है और यहाँ इसके पास एक एक्स्ट्रा है, या तो 7 लेगा या 1 देगा, और ये या तो 7 देगा या 1 देगा। तो इसके लिए आसान है कि ये इससे 1 ले ले, इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, और इसको भी आसान है कि एक एक्स्ट्रा दे दो, मेरा तो ऑक्टेट ऑलरेडी पूरा है पहले वाला। तो इसीलिए सोडियम और क्लोराइड एक दूसरे के साथ एसोसिएट हो जाते हैं, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे की चीजें कंप्लीट कर पा रहे हैं, रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं। तो इसीलिए हम लिखते हैं Na+Cl-। मैं यहाँ कोई नंबर नहीं लिख रही हूँ, इसका मतलब अंडरस्टूड होना चाहिए कि यहाँ पे +1 है और -1 है। ठीक है, तो +1 क्यों किया, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, किसको दे दिया, क्लोरीन को दे दिया। और क्लोरीन के ऊपर -1 क्यों आया, क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन अपना इस ऑक्टेट को पूरा करने के लिए ले लिया, इसलिए हम Na+ और Cl- लिखते हैं।
तो अगर ये लिखा हुआ है इसका मतलब Na के पास +1 वैलेंसी है, Cl के पास -1 वैलेंसी है। -1 यानी कि उसने किसी से लिया है इसीलिए माइनस है, और +1 क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा था इसलिए उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है इसीलिए उसके पास +1 वैलेंसी है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा वैलेंसी। अब देखो यहाँ पे एक और लिखा है 0, 0 क्यों आई ये भी चेक करते हैं। चलो देखो, नियॉन का एटॉमिक नंबर है 10, तो नियॉन की अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं तो 10 का क्या बनेगा। देखो फर्स्ट स्टेप में 2 देने पड़ेंगे, सेकंड स्टेप में 8, तो 2 और 8 मिलके 10 हो गया। इसका तो ऑलरेडी कंप्लीट है, इसको तो जरूरत ही नहीं है इसका ऑक्टेट पूरा है। तो क्योंकि अब ना तो इसके पास एक्स्ट्रा है देने को, ना इसकी कमी है जो किसी से लेगा, इसीलिए ये पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा किसी के साथ, ये अलग रहेगा अपना, इसीलिए इनको इनर्ट गैसेस कहते हैं। नियॉन ना ये लास्ट वाले इसमें आके देखो, ये रही नियॉन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये जो लास्ट वाली लाइन है इसमें ये सारे इनर्ट गैसेस हैं जो किसी के साथ पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो क्योंकि इनकी जो वैलेंसी है वो 0 है, इन आप किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे उसका ऑक्टेट पूरा होगा, तो उसे जरूरत ही नहीं है लेने की या शेयरिंग की या गेन की या लॉस की, तो इसीलिए नियॉन की जो वैलेंसी है वो 0 है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ट्राई करना एटॉमिक नंबर्स लेके उनकी इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना और फिर कितने वैलेंसी आ रही है वो चेक करके मुझे बताना। ठीक है, अब आपके में एक और मैम ने बताया है आपको कि केमिकल फॉर्मूला लिखने हैं। अब केमिकल फॉर्मूलाज कैसे लिखोगे। केमिकल फॉर्मूला जैसे आपके पास था, आपने हाइड्रोजन लेते हैं, चलो अब हाइड्रोजन का 1 है, हाइड्रोजन का 1 कैसे आया, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। अब इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो इसके पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो आप एक ही लिखोगे आगे। अब पहला स्टेप पूरा करने के लिए ही 2 होने चाहिए, लेकिन इसके पास एक है तो फिर ये भी एक किसी से लेगा, है ना, तो इसीलिए, और ये किसी को दे भी सकता है, तो यानी किसी एक से शेयरिंग करेगा ये इस तरीके से, तो इसीलिए इसका एक ही है वैलेंसी। अब मान लो मेरा केमिकल फॉर्मूला क्या था, जैसे ये था NaCl, NaCl को मैं किस तरीके से लिखूंगी। कभी भी केमिकल फॉर्मूला लिखने के लिए सबसे पहले आप एटम लिखोगे और फिर उसकी वैलेंसी लिखोगे उसके नीचे। तो एटम का सिंबल क्या है एलिमेंट का, जैसे आपने लिखा Na की वैलेंसी कितनी है, सोडियम की वैलेंसी कितनी निकाली थी आपने, सोडियम की थी 11 एटॉमिक नंबर, है ना, और इसका निकाला था 281, तो इसकी वैलेंसी थी 1, तो Na की वैलेंसी उसके नीचे लिखेंगे। फिर Cl, क्लोरीन की वैलेंसी हमारी, इसमें प्लस माइनस साइन छोड़ देंगे, उस पर ध्यान नहीं देना है। ठीक है, क्लोरीन की वैलेंसी भी 17 थी ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाला था 287, सॉरी वैलेंसी होगी यहाँ पे 1, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन को ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक चाहिए, तो इसकी वैलेंसी 1, इसकी भी वैलेंसी 1। अब इसमें हम करते हैं क्रिस क्रॉस मेथड। क्रिस क्रॉस कैसे, इसको इसके साथ लेके जाएंगे, इसको इसके साथ लेके जाएंगे, तो सोडियम के नीचे 1 लिखेंगे और क्लोरीन के नीचे भी 1 लिखेंगे, तो Na1Cl1 ये होगा इसका फॉर्मूला, और 1 तो अंडरस्टूड होता है तो नहीं मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए NaCl इसका फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपके केमिकल फॉर्मूलाज आएंगे। तो वो तो एक और फॉर्मूला चलो समझते हैं, ठीक है, तो और आपको आसान हो जाएगा। देखो जैसे अगर मान लो मेरे पास था कार्बन और मेरे पास था Cl क्लोरीन, ठीक है, तो अब ये मैंने इनके सिंबल लिख दिए। अब मैं क्या लिखूंगी, इनकी वैलेंसी, तो कार्बन की वैलेंसी कितनी है, देखो फिर निकालते ही है सीधे ना, याद तो हमें रखना नहीं है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर तो याद रखना है। ठीक है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, यानी इलेक्ट्रॉन है 6। अब मैं 6 को ऐसे ही फिर से डिवाइड करूंगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पहले 2 देना है, उसके बाद कितना बचा, 6 में से 2 गया 4, तो ये हो गया 4। अब इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने चाहिए, 4, तो इसकी वैलेंसी कितनी है 4, तो कार्बन की वैलेंसी में कार्बन के नीचे लिखूंगी 4, क्लोरीन का जैसे अभी हमने निकाला था, तो इसकी वैलेंसी कितनी आई थी 1, लास्ट में 7 है ना, तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए 1, जितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए या जितने इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा हैं जो देने हैं किसी और को, वही वैलेंसी होती है। द कंबाइनिंग कैपेसिटी, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है आप दूसरे के साथ कंबाइन कर रहे हो, तो क्लोरीन की निकल के आई 1, तो Cl के नीचे लिखेंगे 1। अब फिर से क्रिस क्रॉस करो,
तो क्या लिखेंगे, C के नीचे 1 और Cl के नीचे 4, तो ये फॉर्मूला क्या बना, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये हमारा एक कंपाउंड का फॉर्मूला बन गया। तो इस तरीके से केमिकल फॉर्मूलाज लिखे जाते हैं विद द हेल्प ऑफ वैलेंसी। ठीक है, तो अब हम सब समझ चुके हैं, हमें एटम्स यानी एलिमेंट्स के नाम याद रखने हैं, उनके सिंबल्स हमें याद रखने हैं। अब बस 20 या 30 तक याद कर लो, इनके एटॉमिक नंबर और उनका नाम और सिंबल, वो आपको याद रखने ही चाहिए। ठीक है, और उसके बाद वैलेंसी कैसे निकली वो अब मैंने आपको समझा दिया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से। और जब वैलेंसी निकल गई उसके बाद उसका केमिकल फॉर्मूला भी बनाना आ गया क्रिस क्रॉस मेथड से। ठीक है, तो ये आई थिंक अब आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना, तो मैं वापस से आपको वीडियोस बना दूंगी या आपके कमेंट पे आंसर करके आपको समझा दूंगी।